नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड करके हमको दिखाई है। नीचे से शानदार बाइंग हमको देखने को मिली, लेकिन जहां पर सबसे ज़्यादा तकलीफ है आज वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने कौन सा एक्शन इनके खिलाफ ले लिया जो ये स्टॉक 10% से ज़्यादा क्रैश कर गया। क्या आपके पास अगर स्टॉक है मेरी तरह, ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस स्टॉक में मेरी पोजीशन है, तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो इनकी तरफ झुकी हुई हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल इनके खिलाफ होंगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप अंत तक समझ जाओगे। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, टेक्निकली स्ट्रांग था, फंडामेंटली स्ट्रांग था, लेकिन कल आरबीआई एक नोटिफिकेशन जारी करती है और वहाँ पर बताती है कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। और इस एक्शन को सख्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन से रोक दिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। और कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आप कस्टमर तक जा ही नहीं सकते या कस्टमर को आप तक आने ही नहीं दिया जाए तो आपका बिजनेस तो गया ना, ख़त्म। अब कौन से कस्टमर्स को रोका गया है? डिजिटल, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल्स पे आएंगे, लेकिन पहले आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। अभी एक दो नोटिफिकेशंस और आ गए। ये सुपरवाइजरी एक्शन अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A। ये सेक्शन वगैरह नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हो। तो हम चलते हैं कि एक्शन क्या हुआ है उसको पढ़ने। जब हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर आया इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत, तत्कालिक प्रभाव से, to seize and desist with immediate effect from onboarding new customers through its online and mobile banking channels। ऑनलाइन मतलब आप डिजिटली इनका अकाउंट देखे होगे 811, जो कि एक रेवोल्यूशन था, ठीक है। वहाँ से इन्होंने बहुत कस्टमर पाए थे भाई साहब, बहुत कस्टमर ये पा भी रहे थे। अभी आप ग्रोथ की बात करोगे ना तो इनकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो 20% के थोड़ा सा नीचे है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली ग्रोथ थी, यानी कि वहाँ से जो कस्टमर्स आ रहे थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 40%, और वो ग्रोथ लो कॉस्ट फंड वाली मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत बेहतरीन थी। मतलब आप सोच करके देखो कि एक बैंक को डिजिटल, जो कि मतलब अभी फ्यूचर भी कहा जा रहा है, करंट सिनारियो में उसका कितना जलवा है, उस चीज़ से रोका गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हो, और इसका कारण क्या आरबीआई ने बताया, यहाँ पर उन्होंने कारण भी लिखा है। कारण अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना तो शायद आप बोलो कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखो, आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेशंस बनाती है और उनको फॉलो करना होता है, और ये देश की ग्रोथ के लिए, देश की स्टेबिलिटी के लिए, देश के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये फाइनेंशियल स्पेस में रेगुलेटरी बॉडी है और ये रेगुलेट करती है बैंक्स को। तो भैया, जब आप फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस लाता है आपके लिए, बहुत अच्छी कमाई करवाता है, आप जो नए कस्टमर्स हैं उनको ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग थ्रू नहीं ले सकते हो। तो इसके पीछे का जो आरबीआई ने कारण दिया है हम वो डिकोड करेंगे। मतलब ये सब चीज़ें जब आपके साथ हो जाएंगी, आपके साथ दिक्कत तो होनी है और बहुत बड़ी दिक्कत होनी है, ठीक है। अब दीज एक्शंस आर नेसेसिटेड बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अराइजिंग आउट ऑफ रिजर्व बैंक्स आईटी एग्जामिनेशन। आईटी मतलब वो समझ रहे हैं ना, आईटी डिपार्टमेंट होता है हर बैंक में, वैसे ही आरबीआई जो है एग्जामिनेशन की कि इनके यहाँ क्या चल रहा है अंदर, मतलब टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ये क्या कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड्स को डील कर रहे हैं, कैसे कस्टमर को एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है 2022 और 23 में। एंड द कंटिन्यूड फेलियर ऑन पार्ट ऑफ बैंक टू एड्रेस दिस कंसर्न इन अ कॉम्प्रिहेंसिव, अब ये आरबीआई बोल देगा कॉम्प्रिहेंसिव और टाइमली मैनर में ये डील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बैंक लगातार फेल हो रहा था इस चीज़ में, इसीलिए ऐसा एक्शन इनके खिलाफ लिया गया है। सीरियस डेफिशिएंसीज एंड नॉन कंप्लायंसेस बर, मतलब आरबीआई जो बोला वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे, कमियां ये दिखा रहे थे। वर ऑब्जर्व इन द एरियाज ऑफ आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही नहीं था आईटी डिपार्टमेंट का, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट नहीं सही था, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट नहीं सही था, और वेंडर रिस्क मैनेजमेंट इनका सही नहीं था, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, अब सोचो यार ये कितनी खतरनाक बात है, मतलब इससे तो हर बंदा रिलेट कर पाएगा। ये तो बैंक के मतलब समझ लीजिए कि इंटरनल मैटर्स की बात है, लेकिन ये हमसे रिलेटेड बात है। डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इनकी सही नहीं थी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी रिगर और ड्रिल एटसेट्रा, मतलब क्या बचा यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो सब कुछ खतरनाक आरबीआई ने बता दिया। फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 सालों तक द बैंक वॉज
assessed to be deficient in its IT risk and information security governance। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है भाई साहब। अब ये कितना बड़ा कंसर्न है कि स्टॉक 10% गिरे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, चल रहे हैं उसी पे। तो आई होप आप समझ गए होगे मोटा मोटी कि क्या हुआ है। तो एक और चीज़, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जिनके पास बैंक अकाउंट है उनको कोई तकलीफ है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, उनका अकाउंट प्रॉपर चलता रहेगा। जिनको ऑफलाइन जाके अकाउंट खोलना है वो जाके खोल सकते हैं। ऑफलाइन आप कुछ भी खोल सकते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन ले सकते हो, गोल्ड डिपॉजिट, मतलब लॉकर फॉकर, जो भी सुविधाएं हैं इनकी सब ले सकते हो, ऑनलाइन नहीं। और ऑनलाइन का जलवा अभी चल रहा है, इसीलिए ये स्टॉक इतना भयंकर टूटा है। नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे तो वहाँ से भी इनको बिजनेस में डेंट पड़ने वाला है। अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें आपसे बताई जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट होता है लो कॉस्ट फंड। लो कॉस्ट फंड आप समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए वापस चलते हैं इनके चार्ट पे, यहाँ पर आ गए। अभी देखिए, मैं अगर लो कॉस्ट फंड आपको समझाऊं तो वो आता है कासा से, करंट अकाउंट से आता है, सेविंग अकाउंट से आता है, यही दो जगहों से लो कॉस्ट फंड आता है। और ये जो सेविंग अकाउंट है ना, ये 811 के थ्रू इनका जो खुल रहा था वहाँ पर ठीक ठाक पैसे भी जमा हो रहे थे। अब बात टेक्निकल लेवल्स की कर लेते हैं। देखो, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देख करके एंट्री कहीं लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर इस चार्ट को फॉलो कर रहे होते आप भी इसमें एंट्री ले लिए होते, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे रही थी। तो भैया इतना बढ़िया आपको मोमेंटम मिल रहा था यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी खतरनाक हो गई। ये अकेली अगर आप वीकली कैंडल को देखोगे, ठीक है, ये अकेली वीकली कैंडल आज से पहले बहुत बेहतरीन थी, और आज इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पिछले दिन का डेटा और आज के दिन का डेटा, मतलब आप सोचोगे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। यही होता है, कहानी ऐसे ही पलट जाती है, जज्बात ऐसे ही पलट जाया करते हैं। तो जिनके पास टेक्निकल लेवल्स पे पोजीशन है उनके लिए मैं 2-3 लेवल्स बताऊंगा, उस पर आपको ध्यान देना है। पहला लेवल नोट कर लीजिएगा, 1562 का लेवल है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। इसके नीचे ही ये स्टॉक टेक्निकली कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। यहाँ तक इसके लिए सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब बढ़िया वाले। ये लेवल है टेक्निकल लेवल्स पे आपको ध्यान देने के लिए, ठीक है। टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप इसमें एंट्री लेकर के बैठे हो तो इस लेवल पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस का है। जिनको एंट्री लेनी है तो 1508 से 1515 के बीच में यहाँ पर एंट्री लेना चालू कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये प्योरली टेक्निकल और उनके अन्य पीयर्स से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो एंट्री ले सकते हो, और यहाँ पर जो आपकी एंट्री का कैपिटल जाना चाहिए 20% जाना चाहिए। दूसरा जाना चाहिए 1428 के आसपास, ठीक है। दूसरा जाना चाहिए 1428 के आसपास 30%, और 1350 के आसपास 50%। तो अगर ये ऐसे गिरता रहा तो आपको ये रेट मिलेगा, अदरवाइज आपको स्मार्ट SIP ही करनी है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कंडीशन है ये आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हमको सेफ प्ले करना होता है क्योंकि हम लमसम डाल रहे हैं, अदरवाइज हमारे लिए स्मार्ट SIP ही बेस्ट ऑप्शन होती है, इतना आपको याद रखना है। ये हो गई बात किसकी, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स की। 1562 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल वालों के लिए। 1508 से 1515 के बीच में एंट्री लो, 1428 पे एंट्री लो, 1350 पे एंट्री लो, आपकी अपनी मर्जी, आप कहाँ पर इसमें एंट्री लेना चाहते हो। परसेंटेज का मैंने वो बता दिया आपको तरीका। अभी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। देखो, मेरे पास इस बैंक के अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, और आपको दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ कि इस बैंक पे मेरा ट्रस्ट भी है, ठीक है। प्रोमोटर्स पे मेरा ट्रस्ट है, और जो बैंक कहता आया है वो ये करता भी आया है। अनटिल एंड अनलेस आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अनटिल एंड अनलेस आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कोटक महिंद्रा बैंक के, आपको तो तकलीफ़ यहाँ पर झेलनी ही पड़ी होगी, चाहे आप कभी भी एंट्री लिए हो पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल या उससे ज़्यादा। तो 3 साल या उससे ज़्यादा का मतलब चलिए एक 5 साल का आंकड़ा ले लेते हैं कि वहाँ पर इस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हम यहाँ पर मंथली कैंडल कर देते हैं और नीचे कर देते हैं 5 साल पहले हम चलते हैं 2019 में। 2019 की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो इनका रेट था लगभग 1000 रुपये, जहाँ से आपको 60% का रिटर्न मिला है। उससे 5 साल पहले और चलते हैं
तो 2014 में चलें, 2014 में इनका रेट था सिर्फ 400 रुपये, वहाँ से ये 4 गुना है स्टॉक अभी भी। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उससे पहले भी आप जाओगे तो आपको ऐसी ही कहानी मिलेगी। खैर, उतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज जब किसी पे एक्शन लेती हैं वो ब्रांड वैल्यू नहीं देखती हैं, वो आपके काम की वैल्यू देखती हैं। और इन्होंने काम सच में अच्छा नहीं किया है, गंदा काम किया है जो आरबीआई बोल रहा है। और मैं बिल्कुल आरबीआई पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि आरबीआई वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड है, और ये अपने देश की सेंट्रल बैंक है, इसलिए हमको प्राउड भी फील करना चाहिए कि ये एकदम विजिलेंट रहती है। बिल्कुल मेरा खुद का इंटरेस्ट इससे हिला है, मेरे खुद के स्टॉक्स इससे क्रैश किए हैं। ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब जितने भी हों, हो सकता है कि बहुत ही अलग लेवल के स्टॉक्स हों, लेकिन फिर भी है ना, हिले ना, मतलब क्या ही कहें, पोर्टफोलियो हिल गया भाई साहब। लेकिन अच्छी बात है, ऐसे डेंट्स आते हैं लाइफ में, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मे बी जो पूरा पैसा या बहुत सारा पैसा कोटक महिंद्रा बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर में ही डाल के रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सबक है भैया। किसी भी दिन आपका पोर्टफोलियो 10, 15, 20% गिर सकता है अगर आपको नहीं पता। तो कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी खत्म करते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल लेवल्स के आपको मैंने लेवल्स बता दिए। ILFS का नाम सुना है? IIFL सुना है? अभी इनका स्टॉक जब क्रैश किया था तो भैया खुल जा यार, हेलो वेयर आर यू। हाँ, तो इनका स्टॉक अभी देखिए, ये क्रैश किया था डेली कैंडल्स पे। यहाँ पर देखिए कैसे क्रैश किया था, आपको मज़ा आ जाएगा। 20% क्रैश किया, फिर अगले दिन 7% क्रैश किया, उसके बाद गिरता गिरता ये 300 पे आ गया। ये 600 वाला 300 हो गया चुटकी बजाते ही। चुटकी मैंने भी बजाई अभी। आप सोचिए कि आपके खिलाफ एक्शन होगा और आप गए काम से। ये कुछ लोन टू वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर रहे थे कि कितना गोल्ड रख के कितना लोन देना चाहिए, शायद 75% देना चाहिए, और ये अलग ही लेवल पे अपना स्वैग जमा रहे थे। तो आरबीआई इनके खिलाफ भी एक्शन ली। अब सोचो यहाँ के इन्वेस्टर्स का क्या हुआ। हाँ, डेड कैट बाउंस आया, लेकिन मे बी यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि भैया आपके बिजनेस पे डेंट दिया है आरबीआई ने, और आरबीआई बहुत ही जेन्युइन रीजंस के कारण वो डेंट दिया है। आपको वो डेंट इसलिए मिला है कि आप आगे से सबक ले सको। क्या कंपनी के प्रोमोटर्स को कुछ घाटा होता है? देखो भैया, ऐसे सामने से देखोगे ना तो उनके शेयर्स की भी वैल्यू गिरी है, लेकिन उनके जो पास फंड्स हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आने वाली जो ग्रोथ वाली प्रोजेक्शन थी उस पर कोटक महिंद्रा बैंक के, मतलब जैसे कुछ लोग टारगेट बनाते हैं ना, उनका टारगेट अभी नीचे आ जाएगा। कुछ लोग 10% नीचे करेंगे, कुछ लोग 5% नीचे करेंगे। कंपनियां, फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना भी थोड़ा सा विश्वास हिला है कि अभी क्या स्विच करना चाहिए। थैंक गॉड कि HDFC बैंक ने हमको अपॉर्चुनिटी दी थी, यहाँ से कुछ पैसा वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। तो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि भैया अभी दूसरे बैंक को देख लो आप, एक्सिस बैंक देखो भाई साहब, एक 10% नीचे है और दूसरा शायद 6% ऊपर है। 16% का डिफरेंस एक दिन में दोनों में आ जाता है। करंट मार्केट प्राइस एक दिन का देख लो और अगले दिन 16% का अंतर आ जाता है। सो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ से खेल चलते रहेंगे। आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने लेवल्स बता दिए, और अगर आप होल्ड कर सकते हो 5-10 सालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई और भी चीज़ें अभी जारी करेगा, बताएगा कि कब से ये क्या कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में। नेगेटिव सेंटिमेंट्स रियल लाइफ में भी होंगे कि हो सकता है लोग ऑफलाइन में भी हिचकिचाएं कि यार एक्शन ले रही आरबीआई, पेटीएम जैसा तो नहीं कर देगी, लेकिन ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। कम से कम समझदार और जागरूक नागरिक होते के नाते आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने देश के सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल बैंक पे, गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक पे, जो कि आरबीआई है, जो कि बैंकर्स का बैंक है। तो भैया भरोसा इतना ही रखो कि आरबीआई जो करेगी सही करेगी, और कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छे प्रोमोटर द्वारा चलाया जाता है, वो भी जो करेंगे अच्छा करेंगे। और आई होप कि वो सेटिस्फैक्ट्री क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट करें और हम सबको खुश करें, चाहे हम एक इन्वेस्टर हों, चाहे हम एक बैंक के कस्टमर हों। ठीक है, तो आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मेरा पर्सनल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने पे कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, तभी स्टॉक का
कोई भी शेयर आपको अपने पास रखना है, अदरवाइज आप प्रॉपरली इग्नोर करो। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 5000 स्टॉक्स हैं, आप उनमें कहीं भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया, जो भी लेवल्स आपको बताया वो टेक्निकल लेवल्स बताए, इन्वेस्टमेंट की कोई भी सलाह नहीं है, आप करोगे आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।